नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि अब आपने बिल्लो का जिक्र किया तो हाँ इमरान साहब का नाम आ गया हाँ सामने, और सैयां मैं कहनी है तेरी तो जवाद साहब का नाम आ हाँ। गया। ये इस बात से आप क्या कहेंगे और कैसे इत्तेफाक करेंगे, ज़रा वो भी मुझे बता दें कि उनकी गायकी जब दम तोड़ने लगी, ये मेरा अपना ख्याल है, तो उन्होंने सियासत का सहारा लिया अपनी शोहरत को बरकरार रखने के लिए। ये बात जो मेरी राय है उससे आप इत्तेफाक करते नहीं करते? शायद ये बात पता क्या है कि मेरे हिसाब से उन्हें सियासत में नहीं जाना चाहिए था। जितना फेम उन्हें न्यूट्रल ली, जाहिर एक टैग तो लगेगा कि पीटीआई का, नून लीग का, पीपल पार्टी का, किसी भी पार्टी का। इब्रार भाई को इस बात की ज़रूरत नहीं थी। वो एक पाकिस्तान की जेन्युइन सेलिब्रिटी हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद ये गलत भी हो, लेकिन ये है कि इन लोगों को सियासत का सहारा नहीं लेना चाहिए था। लोग इनको बड़ा प्यार करते थे, इनका फेम बन गया है। किसी ने सुना बिल्लो के घर या नहीं सुना, उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। तो ये उनका ज़ाती मसला है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि उनका ज़ाती ये मैटर है, उन्होंने शायद अच्छा समझा। लेकिन अगर ये कहेंगे उन्हें फेम की ज़रूरत थी, तो इससे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी पाकिस्तान के थे। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक सवाल बड़ा हसास आपसे करने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ का भी मोटरवे पे एक हादसा हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उस हादसे की गूंज सुनाई दी, ना सिर्फ मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी जी जी सतह जी पे। जी कुछ लोगों ने ये कहा कि ये प्री प्लान वाक़या है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश है। और वो 2-3 नाम भी आए जिसमें से 3 हिरासत में भी हैं और एक साहब जो हैं वो फ़रार भी हैं, और एक जिनको पकड़ा गया था उनको रिहा भी कर दिया गया क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं पाया और गया। मेरा ख्याल वो खुद ही पेश हो गया था लड़का। तो आप ये बताएं मीडिया से कि ही पता चला। इस वाक़े में अगर कोई हकीकत है तो मुल्ज़िमान के लिए क्या आप सज़ा तजवीज़ करते मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक कलमा गो हैं, वो जो उस मैटर में आती है सज़ा वो होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा जो इस किस्म की जो दरिंदा होता है ना, वो सज़ा मौत से भी आगे रख लें तो वो बाज नहीं आएगा। वो जो कसूर वाक़या हुआ था उसमें मेरा ख्याल बंदे को सज़ाए मौत हुई, लेकिन कई लोग उससे डरे भी होंगे। अगर ये वाक़े उसके बाद हुए तो ये सिस्टम चलता रहना है, सिस्टम ये चलता रहना है। अगर ये कहें कि उसे नमर्द कर दिया जाए तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। वो किसी ने ना बड़ी अच्छी बात कही है, मैं वो मेरे सियासतदान था, मैं बड़ी कि यार वो तो फिर चलता फिरता एटम बम बन जाएगा। जिसको आप नमर्द कर दोगे वो फिरेगा, उसे रिवेंज होगा इस मुआशरे से। वो बात जैनवन है। कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे कुछ लोग तो, जो डरपोक लोग हैं, जो बिलों में छुप जाते हैं, वो तो कुछ तो कमी आएगी। ऐसी सज़ा बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि एक औरत के साथ उसके बच्चों के सामने क्या वो अपने बच्चों के साथ नज़र मिलाएगी। लेकिन ये आपने कहा, जैसे ये नामर्द वाली बात आपने कही, तो उसका तो एक गलत वो फ़ायदा उठा लिया। एक खातून ने अपने साल हा साल पुराने आशिक को ये कहा कि भाई तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, और मुझे पता लगा तुम किसी और के भी हो, और उसने उसके साथ वो अमल कर दिखाया और वो बेचारा मौत व हयात की कश्मकश में पड़ा हुआ है। अल्लाह, बस तो वही है ना, उसने कहा जी यही वाहिद तरीका है कि तुम ना मेरे हो ना फिर भी किसी के भी, तो ये भी लोग ले लेते हैं ना। बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे सबको, हमारे मुआशरे को, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी। हम किसी भी मसलक के हैं, किसी भी बरादरी के हैं, किसी भी चीज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारी फ़र्स्ट शाजी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तान है। हम अमेरिका में भी हों हम पाकिस्तानी हैं, हम करबला में भी हों, मदीना पाक में भी हों, कहीं भी हों हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट जो शनाख्त है वो पाकिस्तानी है। हमें अपने दिल की मैलों को साफ़ करना पड़ेगा,
हमें मज़हब, इस्लाम, मसालिक और इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें आज मैं एक बात आंखों में आंखें डाल के एक पाकिस्तानी होने के नाते जो मेरे दिल में है वो बात करूँगा। खुदारा हाथ जोड़ रहा हूँ, हम चीज़ें इनमें से निकल जाएं, हम कौम बन जाएं, हजूम ना बने। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सोचिएगा शाहिद खान ने क्या बात की आपसे, हजूम नहीं कौम बन जाए। नाजरीन, शाहिद खान साहब से वैसे तो अगर हम बातें करना शुरू करें तो एक दो नहीं कई नशिस्तों की ज़रूरत है। मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। शुरू में इनका ख्याल ये था कि मैं कुछ ऐसे सवालात भी करूँगा जो शायद उनका जवाब जो है देना मुनासिब ना हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा सवाल किया ही नहीं मुझे और सॉरी, मैं अपने आपकी बात कर रहा सवालात को अगली नशिस्त के लिए बचा लिया। और हमारी एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे फ़नकार को हमेशा शादो आबाद बहुत रखे, शुक्रिया। इनके बच्चों के नेक नसीब हो, तरक्की करें और शाहिद खान साहब को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी हाज़िर खिदमत है। आज के मेरे मेहमान जो हैं वो एक दो नहीं कई दहाइयों से उनके जो है सिलसिले शोबिस से जुड़े हुए हैं। पहले उनके बरादर अज़ीज़ी आबिद खान साहब, जिन्होंने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा अपनी फ़नकाराना सलाहियतों की बायस शोहरत कमाई। उसके बाद उनके छोटे भाई जो आज मेरे मेहमान हैं शाहिद खान, वो आए और देखते ही देखते छा गए और अपने भाई के काम को मुसलसल आगे लेके चल रहे हैं और उनकी कामयाबियों का सफ़र जो है जारी है और हमारी दुआ है कि उनकी कामयाबियाँ तसलसल के साथ जारी रहें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खान। वालेकुम सलाम ज़ैदी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं दिल की अता गहराइयों से, क्योंकि आप सैयद बादशाह हैं, मैं इसलिए भी आपकी ऑनर बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं सादात परस्त हूँ, आप जानते भी हैं, और बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे घर में आए। मुझे दिली खुशी हुई। शाहिद खान साहब, हम रवायती सवालात के साथ साथ कुछ गैर रवायती सवालात भी आपसे करेंगे। जैसे आप चलाएंगे मैं चलूँगा, आप फिक्र ठीक है। तो गैर रवायती सवालात से आप ये मुराद ना लें कि हम किसी स्कैंडल के जाने जाएंगे या किसी आर्टिस्ट के किरदार कुशी हमारा मकसद होगी। हमने किसी आर्टिस्ट का जिक्र नहीं करना। हमने ओवरऑल जो जनरल रवैये हैं हमारे माशरे के, उन पे ज़रा गुफ्तगू करनी है। कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत करनी है, आपके फ़नी कैरियर के हवाले से कुछ ना कुछ जो है हम जानने की कोशिश बाकी स्कैंडल की बात ये हुई तो आपने सबसे ज़्यादा रिपोर्ट मुझे किया हुआ है और आप के सामने है मेरी किताब खुली। और सारी ज़िंदगी मैंने स्कैंडल, वो एक इंटरव्यू में पहले भी मैं कहा कि स्कैंडल जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं बना कि मैं इसी बात से डरता रहा कि यार आबिद भाई को दसेगा तो की बुरा होएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि यार देखो, अगर तुम मेरे नाम को बढ़ावा नहीं दे सकते तो तुम्हें कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उस पैटर्न को जहन में रखा, इसलिए बहुत बचत ली। अच्छा, हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जी देखिए, बुनियादी तौर पर जी जो आपका ताल्लुक़ है वो थिएटर से है। जी, जबकि आबिद खान साहब ने मुख्तलिफ़ शोबों में जो है उन्होंने फिल्म से शुरू किया तो के जौहर दिखाए। ख़ास तौर पे फिल्म में भी उनका एक ख़ास मकाम रहा। लेकिन आपको तो पता ही है कि ज़िंदगी ने जो है उन्हें मोहलत नहीं दी, वरना वो मज़ीद जो है हम जैसे लोगों को महसूस करने का ज़रिया बनते। थिएटर से आप क्या समझते थे कि आप अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो बेहतर अंदाज में चला सकते थे जो आपने इसी शोबे का इंतखाब किया? एक्चुअली मैं आया हूँ हादसाती तौर पे। मैंने कल भी किसी को बता रहा था कि मैं इतना शर्मीला था कि मेरे ताया की फैमिली लाहौर से जाती थी तो मैं चारपाई के नीचे छुप जाता था। वो सारे कज़न ने कहना वो कहाँ गया है, और मेरी अम्मी ने कहना वो लबो कैसे मंजी थले बढ़िया होना है। तो वहाँ से मैं इतना था।
वो जब मैंने पहला ड्रामा किया ओपन एयर में, तो मेरी ताई अम्मा ने बाकायदा मुझे बुलवाया और उन्होंने कहा कि भाई मैं सुना तो ड्रामे करना है, ड्रामे शुरू कर देते हैं तो आबद की तरह। मैं कहा जी ताई अम्मा। तो कहते यार तू तो शर्मीला ही बड़ा है। फिर वो ड्रामा इतना उन्हें तजस्सुस था कि वो मेरा ड्रामा देखने गए और उस ड्रामे में कुदरती तौर पे मेरा रोल अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम में गट्स हैं। एक्चुअली मैं ड्रामा करने नहीं गया था, मैं ड्रामे की रिहर्सल पे गया था दोस्तों के इसरार पे। मैं क्रिकेटर था, मैंने अंडर 14 भी खेली है, अंडर 16 भी खेली है, अंडर 19 भी खेली है। जब बासत अली साहब पहली दफ़ा कप्तान बने तो मैं टीम का हिस्सा था, 89-90 की बात है ये। तो था तो मैं क्रिकेटर ही, और कोशिश भी यही की कि क्रिकेटर, वो वैसे ऐसे ही दिल उचाट हो गया मेरा कि ट्रायल हुए तो जो मेरे जूनियर्स थे उनका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं था, तो वो फिर वो मैं उसको ना डीपली ले गया। फिर हादसाती तौर पे दोस्तों के साथ गया ड्रामा देखने, तो जब मैंने ड्रामा रिहर्सल की तो उनसे ना हो नहीं रहा था सीन, ब्रेक हुई रिहर्सल में। ज़ुबैर जबी साहब सॉरी ज़ुबैर जबी साहब वो ना दूर से कहीं मुझे देख रहे थे कि मैं उन्हें ना बता रहा था लड़कों को कि यार ऐसे नहीं ऐसे, वो तुम्हें कह रहे थे ज़ुबैर साहब ऐसे नहीं ऐसे कह रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम खुद इतना अच्छा करते हो, तुम क्यों नहीं करते। वो सब ने फिर बताया जी आबद खान का भाई है, तो वो कहते तुम्हें तो करना चाहिए, तुम्हें तो करना चाहिए, तुम्हारे तो मतलब खून में है, ब्लड में है। और मैं कहा नहीं सर पायन आबद मारेंगे ये वो, कहते उनसे मैं बात कर लूँगा। वो फिर दूसरे दिन रिहर्सल पे गया, फिर वो लड़का ठीक ना करे, डायरेक्टर का रोल था वो। खैर फिर मुझे उन्होंने ना मना लिया, मैंने भी कहा चलो कर लेते हैं। वो कुदरत ये थी कि मेरे साथ जो आर्टिस्ट थे वो बड़े मजे हुए थे। रूबी अनम साहबा, जो मेरा पहला सीन था, रूबी अनम साहबा और बब्बू बराल साहब। बब्बू बराल साहब ये त्यारा उनका भी ये हुआ था, तो साथ मेरे अफजल बोबी साहब, मतलब पूरी टीम ऐसी थी जिनके साथ मेरा सीन था ना, वो माशाल्लाह मजे फनकार थे थिएटर के। वो जब सीन उनके साथ मैंने किया तो वो पहले ड्रामे में मैं हाईलाइट हो गया। डायरेक्टर का रोल था, तो वो अफजल बोबी हीरो होता है, उससे आता नहीं है करना, तो वो कहता जी हमें आजमा लो, बब्बू बराल साहब कहते। उनके साथ ना मेरा वो, उन्होंने कहा तुमने सिर्फ खिंचना है मुझसे, मैं जो गलत बात करूँ तुझसे खिंचना है बस, मैंने तेरे चो आबद खां चाहिए। मैं आबद भाई के साथ सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी थी, वो मैंने किया, उन्होंने शोर पड़ गया जी आबद खां का भाई आया। तो बब्बू साहब ने फिर उन्होंने कहा कि यार वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसे काम करने दें। फिर आबिद भाई मिले, कहते मैं इस फील्ड को बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इस फील्ड ने मुझे नाम भी दिया है, पैसा भी दिया है, फेम भी दिया है, सारा कुछ दिया है। शायद मैं सरकारी मुलाजमत उन्होंने छोड़ी थी, वो कहते शायद मैं सरकारी मुलाजमत कर रहा होता तो मेरा इतना नाम ना होता, तो लिहाजा मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें खुद वेलकम कहता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा, और अगर तुम कहो कि मैं तुम्हें पैसे जेब में डाल के दूँ, नहीं, तुम लाहौर आओ, तुम्हारा घर है, तुम्हें खाना मिलेगा, अच्छा बिस्तर मिलेगा, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, जो तुम्हारा राइट है, ठीक है, ये स्ट्रगल तुम्हारी मैं काट सकता हूँ। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारी जेब में 10 रुपये डालूँ मैं या 20 रुपये भी डालूँ, ये नहीं होना, अभी सोच लो, अभी छोड़ दो। मैंने कहा जी मैंने करनी है, और मुझे भी मज़ा आया ड्रामा करके पहला, बस फिर वो शुरू। फिर ये है कि मैंने पाकिस्तान का कोई एरिया नहीं छोड़ा, और बाहर का अल्लाह मियाँ ने ऐसा कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क रह गया जहाँ पे थिएटर होता है, तो मैंने नहीं किया। बाकी दुनिया के कोने कोने में आपकी दुआओं से, सैयद बादशाह की दुआओं से, दुनिया के कोने कोने में थिएटर भी किया, अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया, जितना मुझसे हो सकता था अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक। तो ये है कि बाकी आपके पास है सारी बात। नहीं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि टेलीविज़न की वजह से आप लोगों को शोहरत भी ज़्यादा मिली और पैसे भी ज़्यादा मिले? एक्चुअली पैसा जो है ना, इकट्ठा पैसा कहीं से भी मिले ना वो जमा हो जाता है। टीवी में आती है महीने के बाद तनख्वाह, थिएटर पे है रोज़ का किचन। ये जो टीवी का झोंका आया ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा झोंका आया, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, और सचमुच ये बड़ी अच्छी चीज़ थी
क्योंकि महीने महीने का चेक मिलना, उससे कोई अच्छा काम हो जाता है। बाकी थिएटर का जो काम है ना वो सर्वाइवल है, मतलब सिस्टम ऐसा है थिएटर का कि महीने बाद ले लें, पहले दिन ले लें, दूसरे दिन ले लें, और फिर जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ वो अच्छी कंपनी है तो वो जब ज़रूरत पड़े वो दे देते हैं पैसे। ये भी होता है कि अगले स्पेल के भी मिल जाते हैं कि बॉस पैसे चाहिए ने, स्पेल ख़त्म हो गया तो वो अगले स्पेल के भी पैसे दे देते हैं, जिससे सर्वाइवल चल रहा है। कोरोना ने हिलाया है पूरी दुनिया को, आर्टिस्टों को भी हिलाया है। अभी तक उसके असरात हैं क्योंकि टीवी बंद हो गया। जैसा कि आपको पता है कि जब से हमारी ये नई गवर्नमेंट आई है टीवी पे काफ़ी क्राइसिस आए हैं चैनल्स पे, तो वो भी इफ़ेक्ट हुआ है। काफ़ी प्रोग्राम बंद हो चुके हैं टीवी के। आपके प्रोग्राम के वसात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे काम ज़रा खुलवा दें और मीडिया के साथ अपनी ज़रा कोऑर्डिनेशन अच्छी कर लें ताकि प्रोग्राम खुल जाए और हम आर्टिस्ट फिर ठीक हो जाए सारे। चलें, कोरोना की तो आपने बात की और यकीनन कोरोना ने तो सबको जो है एक मुश्किल वक्त में डाल दिया और उससे खैरियत से हमारा जो वतन है वो निकल भी आया है तकरीबन जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो बिल्कुल अल्लाह का ख़ास करम हुआ जी। क्या कहते हैं, बहुत थोड़े असरात रह गए हैं। जी जी और अल्लाह खैर करेगा वो भी हो जाएगा जी इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे जो बताया इंटरव्यू से कबल कि आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। जी जी जी। आपके बच्चों में भी कोई है ऐसा जज्बा कि आपके नक्शे कदम पे वो चले? मैं अपने बच्चों को वही आबिद भाई वाली बात कि मैं मना नहीं करूँगा किसी को भी, लेकिन सिर्फ जो मुझ में कमी रह गई है मैं चाहता हूँ कि वो इनमें ना रहे। मैंने एफ़ए तक तालीम हासिल की है, लेकिन मैं अब भी जब किसी एयरपोर्ट पे किसी अच्छे शोज़ में जाता हूँ जहाँ पे लोग इंग्लिश भी सुनना चाहते हैं तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। हालांकि मैं बोल लेता हूँ, काफ़ी लोगों से अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने उन्हें कहा पढ़ाई मुकम्मल कर लो। जैसे अमानुल्लाह खान साहब ने मैंने कहा जी पुत्र कुड़ियाँ कितने नहीं जानियाँ एक थे ने कम से कम इन्नी पेमेंट कर लिया कि उन्होंने बर्गर तक खवा सकें। सही। तो यही है कि ये फील्ड कहीं नहीं भागी जा रही, पहले तालीम मुकम्मल कर लें तो आए। वही आबिद भाई वाली बात कि फेम भी मिला है, नाम भी मिला है, इज़्ज़त भी मिली है और वेलकम करें, अच्छे तरीके से करना चाहें तो करें। अच्छा ये बताइए कि जो आपने शादी की है और हाँ जी। आपके बकौल आपकी इकलौती हाँ जी पहली और ताहाल आखिरी शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये भी है, इसमें भी आबिद भाई का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था, उनकी 2 शादियाँ थी, तो एक पप्पू की बेटी थी, एक फील्ड में लव मैरिज की थी उन्होंने। तो मुझे उन्होंने कहा यार मेरी गल सुन, एक कर लें, पसंद ही कर ली, और मैं भी फिर उन्हीं का खून था, मैंने उनकी बात मान ली, एक कर ली, पसंद की कर ली। ये इसको लव मैरिज भी कह सकते हैं और अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं। पहले लव हुआ फिर अरेंज हो गई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने कहा कि वेलकम, तो फिर शादी हो गई। अच्छा, अक्सर जो है पसंद की शादियां नाकामी से दो चार होती हैं और ख़ास तौर पे शोबिज़ में, लेकिन माशाल्लाह आपकी शादी तो बता रही है। और ख़ास तौर पर यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल मुझे आपको देखकर याद आ रहा है कि मौला ने फरमाया कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसकी ज़िंदगी बढ़ गई और जिसको बुरी बीवी मिली उसकी ज़िंदगी कम हो गई। तो आपकी हंसी, आपकी एक्टिवनेस देखकर मुझे यकीनन अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी शरीक हयात जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और जी, आपको मैं बड़ा उनसे बहुत प्यार खुशनसीब करती हूँ, हैं, बड़ा जिसके खुशनसीब बायस हूँ शाह जी। आपकी ज़िंदगी बड़ी भी नज़र आ रही है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं इश्क करती है, और आप यकीन करें कि मेरे घर का सारा दारोमदार, मेरे बच्चों की सारी परवरिश और जो भी आज मेरे बच्चे हैं या मेरे फैमिली का आप माहौल देख रहे हैं, सफाई देख रहे हैं, आप यकीन करेंगे कि 4 बच्चों के अलावा मेरे घर में काम करने वाली नहीं है। मेरी मिसेज़ जी कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं और घर की सफाई तक मेरी मिसेज़ करती हैं। और मैं इससे बड़ा, हालांकि मैं कहता हूँ मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, 1-2 दफ़ा रखी भी है, तो वो ऐसा हुआ कि काम वो खुद ही कर रही होती हैं। तो आप अब्रप्टली आए हैं तो देख लें, एवरीथिंग इज़ ओके। कोई ये नहीं कि आपको खड़ा करके जी आधा घंटा कमरे की सफाई हुई हो नहीं, इस मसले में मैं बड़ा
थैंकफुल हूँ अपनी बीवी का। नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप अपनी बेगम से प्यार करते हैं, हाँ। कभी दोस्तों ने आपको जेके जी के नाम से तो नहीं पुकारा? JK जी, हाँ, चुड्डू। जोरू का गुलाम। नहीं, ये पाकिस्तान का वतीरा है, वो मैं एक ड्रामे में बात भी करता होता हूँ कि पाकिस्तान में ये है कि बाप की इज़्ज़त करें हैं जी तो कहते हैं जी फर्मा बरदार, माँ की इज़्ज़त करे तो कहते हैं जन्नत का हकदार, बहन की इज़्ज़त करे तो कहते हैं जी वाह वाह ऐसा भाई कोई नहीं, अगर बीवी की करें तो कहते हैं ये चुड्डू थल्ले लग गया है। तो ये नहीं है, ज़ाहिर है वो आपकी शरीक हयात है, वो आपके साथ है, तो आपको कई बातों पे उसके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई दफ़ा उसको आपकी बात के साथ एडमिट करना पड़ता है, और गाड़ी के दो पहिए कहे गए हैं, इसी तरह फिर गाड़ी चलती है। ये होता है कि मैं गुस्से में हूँ, वो हो जाती हैं लेट डाउन थोड़ा सा, अगर वो गुस्से में तो मैं भी हो जाता हूँ, यानी कि मैं आखड़े रहना नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों की वो माँ है और मेरा लव है वो, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा, ये बताएं, ग्लैमर की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, कभी कोई ऐसा मकाम आया आपकी शादी की शुदा ज़िंदगी में कि आपकी बेगम को कुछ शक हो कि भाई ये कोई डी ट्रैक हो रहा है तो इसको ज़रा कंट्रोल करो? वो एक वाक़या है नरगस ना मुझे कहती यार तू किसी कुड़ी नूं नहीं लिफ्ट करांदा ते तू बिल्कुल ही तू मतलब किसी ने तेरी दोस्ती भी नहीं सुनी। मैं कहा मेरी बुढ़ी मरना बहुत, कहती मैं तेरे घर से लड़ाई पावांगी। उन्होंने बकायदा एक लड़की हायर की, उसको मेरे पीछे लगाया और ख़ुद फ़ोन करके मेरी बीवी को, वो मैं ज़ाहिर है कोई एक आपकी इज़्ज़त कर रहा है तो आप उसके साथ सरियन आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बुरे ज़रूरी नहीं, यही अब तो बात है कि हम हर एक कट्ठे लड़की लड़का बैठने वाले को कहते हैं जी इनके गलत रिलेशन हुए। तो मैं उसके साथ बैठा था, उन्होंने पर्सनली उससे बुलाया, अपनी गाड़ी भेजी कि इस तरह शाहिद आजकल है कर रहे हैं, तो वो अब्रप्टली आई, तो हम इकट्ठे बैठे थे, वो जो लड़की उन्होंने पॉइंट की थी, और उठ के ना उसने मुझे ना प्री प्लान था तो उसने मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान हुआ, जैसे उसने मुझे गले लगाया तो मेरी बीवी एंटर हो गई। तो मेरी बीवी ने जो बात की वो एंड थी मेरे लिए। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरा खामद और भी किसी हालत में होता तो मुझे इस पर शक नहीं है। तो वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड था, वो घर बैठी मेरे कहने पे, तो मैंने भी सारी चीज़ें फिर उस पर निछावर कर दी। अपनी बीवी को दोस्त भी बनाना चाहिए, गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहिए, और बीवी तो आपकी है ही वो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों के प्यार को इसी तरह बरकरार रखे। आमीन आमीन सुबह। अच्छा, अब हम गैर रवायती सवाल की तरफ आते हैं। वो करो ज़रा। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे अच्छे काम जहाँ हो रहे हैं तो बहुत सारे नुकसान बहुत हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ थी। VCR एक आया था जिसमें हम फिल्में ला के देखते थे, अब उस पर गंदी फिल्म भी आप लगा के देख सकते हो, अच्छी फिल्म भी लगा के देख सकते हो। VCR का उसको में कोई कसूर नहीं था, उसमें तो आपने जो लगाना है वो चलना है। इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये हमारा कसूर है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी अवेयरनेस की बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में हम जहाँ भी गए हैं, उन्होंने हमें ये कहा जी यूट्यूब पे आपका ड्रामा देखा, यूट्यूब पे आपका क्लिप देखा, हंस हंस के मर गए, अंज हो गया उंज हो गया, मतलब इतना फास्ट मीडिया है। अब उसका इस्तेमाल गलत क्या हो रहा है कि आप किसी सेलिब्रिटी की या किसी के घर की खबर बना के छोड़ देते हैं, उससे उसकी फैमिली पे क्या बीतती है वो आप नहीं जानते। किसी की मरने की खबर, जैसे एक दफ़ा नासिर की खबर आ गई मीडिया पे, नासिर चिन्होटी एक छोटा भाई है मेरा, वही जेल में आया, उसकी मिसाल ही दे देता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था तो पूरी उसने ना कोई मेहनत करके उसकी जलने की तस्वीर को, ब्लास्ट हो गया लंदन में, फिर वो था भी मुल्क से बाहर, तो नासिर चिन्होटी ऐसे हादसे में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अब एक बेटा है, आपका भाई है, जिसके साथ आपने ज़िंदगी के सफ़र किया हुआ है और आपका हाथ को लगाया हुआ पौधा है, अब उसके बारे में आपको ये खबर मिले। अब मैंने घर पे फ़ोन किया तो उसकी मैसेज भी रो रही थी। इस तरह की खबर नहीं होनी चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और अब्यूजिंग बहुत बुरी बात है।
देखें, मेरा हक है कि मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, मेरा हक है मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, मेरा हक है कि मैं MQM को पसंद करता हूँ, पीपल पार्टी को पसंद करता हूँ। ये मेरा एक राइट है। इसमें PTI को गुस्सा नहीं करना चाहिए अगर मैं नून लीग का हूँ, अगर मैं PTI का हूँ तो नून लीग को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये जो गाली गलौच हो रही है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि चीज़ बुरी नहीं है, इस्तेमाल इसका बुरा शुरू हो गया है। ये इसको प्लीज़ ज़रा जो भी करते हैं नज़रसानी करें। किसी की बहू बेटी की बात या किसी के घर की बात इस तरह उछाल देना, प्लीज़ सोचें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। 27 साल खिदमत की मैंने, 35 साल मेरे भाई ने, और उसका एक सिला है, एक छोटी सी गुजारिश है कि ज़रा प्लीज़ हाथ थोड़ा रख लो, ताड़ी बहुत मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि अब एक आम तासुर फैलता जा रहा है जी जी कि दुनिया सिमट कर स्मार्टफोन में आ गई है। जी 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 जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में जो चैनल्स हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, टेलीविज़न का खात्मा हो जाएगा और सिर्फ जो है लोग अपने स्मार्टफोन में सब कुछ देखेंगे, खबरें क्या, ड्रामे क्या, फिल्में क्या, ऐसा सोचते हैं? ऐसा आ जाएगा दौर? चल तो रहा है ऐसा, जिस स्पीड से ये काम चल रहा है। मतलब पहले कैमरा आता था, लाइटें लगती थी और पता नहीं क्या क्या होता था, फिर कहीं जाके एक इंटरव्यू या कोई सीन वगैरह। अब हर बंदे ने ना, ये जो स्मार्टफोन है इसने हर बंदे के अंदर का जो है ना आर्टिस्ट वो उजागर कर दिया है। टिकटॉक ने हर बंदे को आर्टिस्ट बना दिया है। कोई पट्टे काट रहा है, कोई ट्यूबवेल के नीचे नहा रहा है, कोई कुत्ता नहला रहा है, कोई पहाड़ी पे चढ़ा है, कोई कहीं भी है तो वो एक्टिंग कर रहा है, बना रहा है खुद और खुद ही छोड़ रहा है। पहले ये एक मखसूस तबका होता था, अब हर बंदा आर्टिस्ट है। और पिछले दिन मैंने एक बंदे ने किया, वो शायद लोगों को बात बुरी भी लगे क्योंकि शायद मुझे कहनी चाहिए या नहीं, अगर किसी को बुरी लगे तो पहले सॉरी। तो क्योंकि एक कॉमेडी बात है, वो मैंने मेरा दोस्त कहना, लो जी ये टिकटॉक ने ना हर बंदे का अंदर का मरासी जगाता जी। सही। हर बंदा ही नाच रहा है, डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहा है और फिर उस पर पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों ने कारोबार भी बना लिया। बात वहीं पे यह है शाह जी कि इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, ये आपने खुद सोचना है। VCR का कसूर नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए आप कि अब एक बात तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि ये जो ऐप्स आ गई मुख्तलिफ, हाँ जी, हाँ जी। वीगो आ गई, स्ट्रीम कार आ गई, हाँ ये जी। टिकटॉक, लाइकी, लोग ये कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल में बेरारवी और फहाशी की वजह जो है वो ये सारी ऐप्स हैं। तो क्या ये दुरुस्त है या वैसे ही ये काम बिल्कुल तासुर दुरुस्त है? है। मैं अपने मौक़िफ़ पे वही डटा हूँ। मैंने वीगो यूज़ की, कर रहा हूँ। मुझे एक टॉपर था वीगो का, उसने मुझे कहा कि आपकी मतलब सवाल का जवाब उसी में आ जाएगा। शायद साहब तुम साढ़े सुपरस्टार हो, तुम साढ़े नाल पीके लाया करो। वो पीके का मुकाबला है जो आपके और मेरे बिटवीन होता है। उसमें लोग सेंडिंग करते हैं, वो डायमंड्स कन्वर्ट होते हैं, डॉलर्स बनते हैं, पैसे मिलते हैं। उसने कहा जी मेरे साथ खेला करो। मैं कहा यार, वो खेलता था पनिशमेंट पीके, उसमें पनिशमेंट है, मुँह काला करना है, सुर्खी लगानी है, मुख्तलिफ उन्होंने पनिशमेंट में, वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। मैंने कहा यार मेरी बात सुन, तो शहजादे तू अपना भी माहौल ख़राब करेगा, क्योंकि तूने मुझे कहना मुंह पे सुर्खी लगा, कालक लगा, जेब में से अंडा निकाल के दिखा, उल्टा होके बैठ के लगा, पुशअप कर, ये कर, वो कर, जो तुम करते हो मैं देखता हूँ, वो तो मैं नहीं करूँगा। 27 साल मैंने इस पाकिस्तान को दिए हैं अपनी ज़िंदगी की जवानी, और अब मैं उस तरफ चल पड़ा हूँ जिस तरफ लोग कहते हैं बुढ़ापे की तरफ। तो मैं कैसे करूँगा यार, मुझसे नहीं होगा। मैंने, आप यकीन करें, मैं बरमला कहता हूँ कि मेरा कोरोना वीगो ने निकाला। बात फिर वही स्टैंड कर रही है, इस्तेमाल। मैंने उस पर वो भी देखा है कि लोग अंडरवेयर से अंडा निकाल रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि लड़कियाँ फहाशा डांस भी कर रही हैं। मैंने ये भी देखा कि मेरे जैसे लोग बैठे सिर्फ हंसा रहे हैं कि क्या हाल है जी, कोई लतीफ़ा सुना दिया, किसी को वेलकम कर लिया, किसी को अच्छी बात कह दी, किसी को अच्छा शेर सुना दिया। मतलब वो अगर 5 लाख कमाया उन्होंने तो हमने लाख रुपए में, मैं बड़ा मुतमिन था।
बात फिर वही है कि इस्तेमाल, चीज़ कोई गलत नहीं होती। एक घर बैठ के अगर आप एक कमरे में अपने घर में बैठ के 2-2.5 घंटे में अगर महीने का ₹1,00,000 कमा लेते हैं तो वो ऐप बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल ही बुरा है। हम क्या करते हैं, हम उसका इस्तेमाल गलत शुरू कर देते हैं, अब्यूजिंग गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मतलब कई लोग आगे कहते और ड्रामे तो ड्रामे की बांधो है मंगना आ गए, ये भी लोगों ने कहा है बीगो पे हमें। लेकिन उस वक़्त कोई चारा नहीं था, हमें बैठना पड़ा, हमने सुना वो बर्दाश्त किया। को गालियाँ भी लिखते थे, मैं बड़ा खुली बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता था, मैं इग्नोर कर देता था। मुझे एक बंदे ने ये मैंने कहा यार निकाल लिया अपने दिल की भड़ास। अब मुझे ये बताएं, ये सारी बातें करके आपको क्या मिला? ये जो 200-250 बंदा मेरे बैठा हुआ है ब्रॉड पे, ये आपको क्या अच्छा समझ रहा होगा कि आपने मुझे गालियाँ दी या कोई बदतमीज़ी की है या मेरी एक्टिंग के हवाले से या मुझे भांड मरासी कह दिया आपने, तो कोई लोग आपको अच्छा कह रहे होंगे। मेरे भी फैंस हैं, उन्हें बुरा लगा होगा, लिहाजा यार आपने जो कहना था कह लिया, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। इस्तेमाल, बात इस्तेमाल की है। नहीं, अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है और मीडिया में भी आया, और बीगो लाइव की वजह से एक रक्षा ड्राइवर की बेगम जो है अदालत पहुंच गई और उसने कहा कि मुझे इससे खुला चाहिए, मैंने अलहदगी करनी है। तो जज ने जो सवालात किए आप तक भी पहुंचे ही होंगे वो, और उसने फिर जो वजह बताई और फिर बीगो की बात भाईजान वही है। अब आप यकीन करेंगे कि मैं जिस दिन घर में बैठा हूँ ना बीगो ना यूज़ करूँ तो मेरी मिसेस कहेगी बोर जो होंगे तो बीगो तो बैठो। इसका मतलब है कि मैंने उसे ऐसा माहौल दिया है। मैं अपने घर में, एक बंदा मुझे कहता है यार आप गेटअप कर लिया करो, आप थिएटर पे नहीं करते, देखना आपको कितनी सेंडिंग होगी। मैं कहने इस घर में मैं बाप भी हूँ, इस घर में मैं शौहर भी हूँ। वो लोग, मेरे बच्चों को पता है कि ये मेरा बाप थिएटर पे जाके एक्टिंग करता है। अब मैं यहाँ अपनी बेटी से सुर्खी मांगूँ या उसी का दुपट्टा मांगूँ या बेगम के कपड़े पहनूँ? अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो आप भी टिकटॉक बनाते हैं? बहुत कम, बहुत कम, किसी के साथ बना लूँ, खुद से कभी नहीं बनाया। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो है बहुत सारी आर्टिस्ट, अब एक किसी एक का क्या नाम ले, बहुत सारी आर्टिस्टों में एक नया रुझान फ़रोग पा गया। पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। गुलकारी बहुत सारों ने शुरू कर दी, और हर जिसे देखो वो अदाकारा मॉडल और गुलकारा बन गई। ये क्या चक्कर है? क्या गायकी इतनी आसान है कि हर बंदा उस शोबे में तबाज़माई कर सकता है? मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ आप जानते हैं कि गाना हमारा पहला स्टेप होता है हमारे घरों में। मुझे ज़िंदगी में, हालांकि मैंने बड़ी दफ़ा कव्वाली गाई है, गाने गाए हैं, बना बना के गाए हैं, लोगों को पता है, पहुँचा है इन तक। मुझे ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल काम लगा है तो वो गाना है। जिसको आता है ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, और जिसको नहीं आता वो कहता होता क्या है, हमारे मुल्क में थोड़ा डबल स्टैंडर्ड है। कोई मतलब दूसरी फैमिली का बच्चा गाए तो कहता मुझे शौक है, हम गाएं तो हमारे बच्चों को कहते हैं वो पाइए ना तो घर का काम है। काम काम है, वो घर का है या बाहर का है। जिसको आएगा, इब्रारुल्लाह हिट हुआ इसी दौर में, अताउल्लाह साहब हिट हुए इसी दौर में। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ में कोई भी नहीं था तो वो हिट हुए हैं। हाँ, थोड़ा सीख के गा लें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, वरना बिल्लो के घर किसने नहीं सुना। सही है। लेकिन आज भी घरों में सुना वही जाएगा, लाटुल जी सुलझा जा रहे बालम। सही। बात वहीं पे स्टैंड कर रही है कि इस्तेमाल नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि अब आपने बिल्लो का जिक्र किया तो इमरान साहब का नाम आ गया सामने, और सैया मैं कहनी है तेरी तो जवाब साहब का नाम आ गया। ये इस बात से आप क्या कहेंगे और कैसे इत्तेफाक करेंगे, ज़रा वो भी मुझे बता दें कि उनकी गायकी जब दम तोड़ने लगी, ये मेरा अपना ख्याल है, तो उन्होंने सियासत का सहारा लिया अपनी शोहरत को बरकरार रखने के लिए। ये बात जो मेरी राय है उससे आप इत्तेफाक करते नहीं करते? शायद जी बात पता क्या है कि मेरे हिसाब से उन्हें सियासत में नहीं जाना चाहिए था। जितना फेम उन्हें न्यूट्रली
ज़ाहिर एक टैग तो लगेगा कि पीटीआई का, नून लीग का, पीपल पार्टी का, किसी भी पार्टी का। इब्रार भाई को इस बात की ज़रूरत नहीं थी। तो एक पाकिस्तान की जेन्युइन सेलिब्रिटी हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद ये गलत भी हो, लेकिन ये है कि इन लोगों को सियासत का सहारा नहीं लेना चाहिए था। लोग इनको बड़ा प्यार करते थे, इनका फेम बन गया है। किसी ने सुना बिल्लो के घर या नहीं सुना, उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। तो ये उनका ज़ाती मसला है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि उनका ज़ाती ये मैटर है, उन्होंने शायद अच्छा समझा। लेकिन अगर ये कहेंगे उन्हें फेम की ज़रूरत थी, तो इससे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी पाकिस्तान के थे। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक सवाल बड़ा हसास आपसे करने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ का भी मोटरवे पे एक हादसा हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उस हादसे की गूंज सुनाई दी, ना सिर्फ मुल्की सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये प्री प्लान वाक़या है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश है। और वो 2-3 नाम भी आए, जिसमें से 3 हिरासत में भी हैं और एक साहब जो हैं वो फ़रार भी हैं, और एक जिनको पकड़ा गया था उनको रिहा भी कर दिया गया क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं पाया गया। और मेरा ख्याल वो खुद ही पेश हो गया था लड़का। तो आप ये बताएं कि इस वाक़े में अगर कोई हकीकत है तो मुल्ज़िमान के लिए क्या आप सज़ा तजवीज़ करते हैं? मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक कलमा गो हैं, वो जो उस मैटर में आती है सज़ा वो होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा जो इस किस्म की जो दरिंदा होता है ना, वो सदा मौत से भी आगे रख लें तो वो बाज नहीं आएगा। वो जो कसूर वाक़या हुआ था उसमें मेरा ख्याल बंदे को सज़ाए मौत हुई, लेकिन कई लोग उससे डरे भी होंगे। अगर ये वाक़े उसके बाद हुए तो ये सिस्टम चलता रहना है, सिस्टम ये चलता रहना है। अगर ये कहें कि उसे नमर्द कर दिया जाए तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। वो किसी ने ना बड़ी अच्छी बात कही है, वो मेरे सियासतदान था, मैं बड़ी कि यार वो तो फिर चलता फिरता एटम बम बन जाएगा। जिसको आप नमर्द कर दोगे वो फिरेगा, उसे रिवेंज होगा इस मुआशरे से। वो बात जेन्युइन है। कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे कुछ लोग, तो जो डरपोक लोग हैं, जो बिलों में छुप जाते हैं, वो तो कुछ तो कमी आएगी। ऐसी सज़ा बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि एक औरत के साथ, उसके बच्चों के सामने, क्या वो अपने बच्चों के साथ नज़र मिलाएगी? लेकिन ये आपने कहा, जैसे ये नामर्द वाली बात आपने कही, तो उसका तो एक गलत वो फ़ायदा उठा लिया। एक खातून ने अपने साल पुराने आशिक को ये कहा कि भाई तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, और मुझे पता लगा तुम किसी और के भी हो, और उसने उसके साथ वो अमल कर दिखाया, और वो बेचारा मौत व हयात की कश्मकश में पड़ा हुआ है। अल्लाह, बस तो वही है ना, उसने कहा जी यही वाहिद तरीका है कि तुम ना मेरे हो ना फिर भी किसी के भी, तो ये भी लोग ले लेते ना। बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे सबको, हमारे मुआशरे को, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी। हम किसी भी मसलक के हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, किसी भी चीज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारी फ़र्स्ट शाजी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तान है। हम अमेरिका में भी हों हम पाकिस्तानी हैं, हम करबला में भी हों, मदीना पाक में भी हों, कहीं भी हों हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट जो शनाख्त है वो पाकिस्तानी है। हमें अपने दिल की मैलों को साफ़ करना पड़ेगा। हमें मज़हब, इस्लाम, मसालिक और इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें आज मैं एक बात आंखों में आंखें डाल के, एक पाकिस्तानी होने के नाते जो मेरे दिल में है वो बात करूँगा। खुदारा हाथ जोड़ रहा हूँ, हम चीज़ें इनमें से निकल जाएं, हम कौम बन जाएं, हजूम ना बने। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सोचिएगा शाहिद खान ने क्या बात की आपसे, हजूम नहीं कौम बन जाए। नाजरीन, शाहिद खान साहब से वैसे तो अगर हम बातें करना शुरू करें तो एक दो नहीं कई नशिस्तों की ज़रूरत है। मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की।
शुरू में इनका ख़्याल ये था कि मैं कुछ ऐसे सवालात भी करूँगा जो शायद उनका जवाब जो है देना मुनासिब ना हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा सवाल किया ही नहीं। नहीं मुझे और सॉरी, मैं अपने आपकी बात कर रहा सवालात को अगली नशिस्त के लिए बचा लिया। और हमारी एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे फ़नकार को हमेशा शाद व आबाद बहुत रखे, शुक्रिया। इनके बच्चों के नेक नसीब हों, तरक्की करें, और शाहिद खान साहब को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।